इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 2, जिसका शीर्षक है दादी माँ। दादी माँ का नाम सुनते ही सबको अपनी अपनी दादी माँ जरूर याद आई होगी, है ना? क्यों याद करते हैं हम इतना अपनी दादी माँ को, बताओ? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। पापा मम्मी की डांट मिले तो दादी माँ का आंचल मिल जाता है। होता है ना ऐसा? ये देखो, मेरी दादी माँ स्नेह और ममता से भरी हुई, जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। घर में अगर कोई परेशानी आए तो उसका हल किसके पास होता है? दादी माँ के पास। लेकिन ऐसा क्यों, बताओ? क्योंकि वो हम सबसे बड़ी होती हैं और उनके पास जिंदगी के सारे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, जिसके कारण वो हमारी परेशानियों का तुरंत हल बता देती हैं। इसी तरह आज की कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, जिन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में हमें बताया है। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई। वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिव प्रसाद सिंह एक विद्वान साहित्यकार थे, जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता और विलक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया। कहानी को पढ़ने से पहले एक बार इन महीनों को देखते हैं। जैसे अंग्रेजी महीनों को तो हम सब जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी तरह ये हिंदी महीनों के नाम हैं। जैसे जनवरी हमारा अंग्रेजी में पहला महीना है, इसी तरह हिंदी महीने चैत्र महीने से शुरू होते हैं। तो इनका नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इनको जैसे फाल्गुन को फागुन के नाम से भी जानते हैं, श्रावण को सावन के नाम से भी, भाद्रपद को भादो, आश्विन को कुआर और मार्गशीर्ष को अगहन, पौष को पूस के नाम से जानते हैं। ये महीने जैसे जनवरी में पौष और माघ, आधा महीना पौष का और आधा माघ का, इस तरह से आता है। तो इनको एक बार, इनका नाम एक बार नोट कर लो। अब चलते हैं कहानी की ओर। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। ये कौन बोल रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि मैंने बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देख लिया, फिर भी मेरा मन हमेशा नहीं, सदा यानी हमेशा नहीं तो प्राय, अक्सर थोड़ा अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। यानी मेरे शुभ चिंतक कौन होते हैं? जो हमारा भला चालने वाले। तो वो मुझे, मेरे मुंह पर तो मुझे खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक के दोस्त क्या बोलते हैं लेखक को? कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी विपरीतता, यानी कोई मुसीबत आई तो उसमें घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक सोच रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के बारे में उन बातों को
नहीं याद करूँगा, लेकिन फिर भी बरबस यानी अचानक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, यानी सर्दियों की जो ठंडी किरणें उनके समान स्वच्छ और शीतलता ठंडक देने वाली किसी की धुंधली सी छाया मेरे आगे नाच उठती है, यानी मेरे आगे आ जाती है अक्सर। तो वो यहाँ पर लेखक किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनको कौन दिखाई दे रहा है? उनको अपनी दादी माँ की याद आ रही है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार अभी हमने पढ़ा था ना, आश्विन के महीने को बोलते हैं, जो कि सितंबर में आता है। तो उस समय मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बरसाती घासों, उनकी जड़ें और उनकी बीज आपस में पानी में बहकर और सूरज की गर्मी में खोलते हुए, यानी गर्म पानी में सड़कर एक उनमें से एक विचित्र गंध निकलती है, यानी एक बदबू निकलती है अजीब सी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, रास्तों में जो कीचड़ था वो तो सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। झाग भरे जलाशय यानी जो तालाब हैं, उनके किनारों पर झाग आ गए हैं, उनमें धमाकों से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर लेखक का इशारा सर्दी, गर्मी, बरसात, ऐसे अलग अलग मौसम की बात हो रही है कि अलग अलग मौसम की अपनी अलग अलग बातें होती हैं। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। आषाढ़ महीना कब आता है? जून जुलाई में। तो उस वक्त आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले। अगहन कौन सा महीना है? जिसको मार्गशीर्ष बोलते हैं, जो नवंबर दिसंबर में आता है। दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। चैत यानी चैत्र, जो कि मार्च अप्रैल में आता है। की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं कि उसका कोई धोखा नहीं। पर क्वार के दिनों यानी आश्विन के महीने में, सितंबर में, इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यहाँ लेखक का कहने का आशय है कि हर साल इस महीने में वो इसमें जरूर नहाते हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी लेखक का भी मन हुड़क रहा था, यानी तड़पने की क्रिया या भाव। तो लेखक का मन भी उस पानी में कूदने को बेताब हो रहा है, कूदना है। एक दिन ही तो कूद सका। लेखक ने क्या किया? एक दो दिन ही कूद सका। क्यों? फिर क्या हुआ? नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा, ज्वर यानी बुखार तो चढ़ी, तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो इस बार लेखक के साथ कुछ उल्टा हुआ कि जब जो ज्वर था, बुखार था, वो थोड़ी देर के लिए ना आकर बहुत देर तक रहा। रजाई पे रजाई क्यों ओढ़ी? क्योंकि लेखक को बहुत तेज ठंड लग रही थी। आपको भी जब बुखार होता है तो ठंड लगती है ना। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। लेखक को कैसे पता चला कि दादी माँ झाग वाले जल में नहाकर आई थी? क्योंकि उसमें झाग में जो गंधपूर्ण यानी जो बदबू आ रही थी, आती थी, वो भी यहाँ आ रही थी। इसीलिए उनको लगा कि दादी माँ पक्का उस झाग वाले जल में नहाकर आ रही होंगी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सदैव टपके हुए जल की शीतलता। ये अपनी दादी माँ के बारे में बताया लेखक ने कि दादी माँ पतले दुबले स्नेह सने, स्नेह से भरी हुई, शरीर पर सफेद बिना किनारी वाली धोती यानी साड़ी पहने हुए, सन से सफेद, ज्वर बुखार, सन रुई होता है, तो रुई से सफेद बालों के सिरों पर, सदैव यानी
अभी अभी टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। किसके छुए? दादी माँ ने आकर लेखक के सर को और पेट को छूकर देखा कि ज्वर कितना है। बुखार में हम चेक करते हैं ऐसे। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। ये दादी माँ का नुस्खा है कि उनको ऐसे भरोसा है कि अगर वो उस शक्तिधारी यानी दादी माँ के मन में विश्वास है कि उस चबूतरे से वो मिट्टी लगाएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। तो मुंह में मिट्टी डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, क्योंकि दादी माँ को चिंता हो गई थी। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान लगाती, बुखार का चेक करती। दादी माँ के पास थर्मामीटर क्या था बुखार चेक करने के लिए? अपने हाथ से ही वो चेक करती बार बार कि अभी ज़्यादा बुखार है, अभी कम है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ क्यों पूछती थी इतने सारे सवाल? क्योंकि उनको पता था कि जब बुखार हो तो कितनी साफ सफाई रखनी है और किस तरह से ध्यान रखना है, इसलिए वो सारे सवाल पूछती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। वो जो भी दवाई होती थी सारी वैरायटी उनको याद थी, करीब 50 के करीब। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम। क्या काम करती? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, क्योंकि उनके पास तो एक्सपीरियंस इतना हो गया था। तो वो उनको बताती कि मैं ये दवाई दूंगी तो इससे ठीक हो जाओगे, क्योंकि उनके पास अनुभव हो गया था इतने सारे वर्षों का। मलेरिया तो आप जानते हो, निमोनिया भी। सरसाम क्या होता है? ये भी एक तरह की बुखार है, ज्वर की एक अवस्था जिसमें कफ, पित्त और वात एक साथ उग्र रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। महामारी महामारी क्या होती है? जो बहुत बड़े एरिया में बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करे एक साथ, जैसे कोरोना महामारी। इसी तरह विसूचिका ये एक प्रकार का रोग है जिसे कुछ लोग हैजा कहते हैं। तो ये दोनों ही खतरनाक हैं। तो इस इन दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये दादी माँ का तरीका है। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी वो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखती और जल्दी से जल्दी जो बीमार होता उसको ठीक कर लेती। ये दादी माँ के यही नुस्खे थे। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, क्योंकि लेखक को तो कौन सा बुखार चाहिए था जिसमें उनकी दादी माँ उनकी देखभाल करें। इन सब चीजों में जो मैस महाराज उनके लिए खिचड़ी बनाते, डॉक्टर साहब नाड़ी देखकर उनको कुनैन की दवाई मिक्सर कुछ दे देते, इन सब से उनको वो अपनापन नहीं मिलता जो दादी माँ के बार बार हाथ छूने, पेट छूने या माथा छूकर जो पता करना था, जो साफ सफाई वो रखती थी, उनसे मिलता था जो अपनापन। किशन भैया की शादी ठीक हुई। लेखक को बार बार अपनी दादी माँ के साथ बिताए कुछ प्रसंग याद आ रहे हैं, जो घटना उनके साथ हुई। उसी तरह वो बुखार वाला किस्सा उनको याद आया, अभी ये दूसरा किस्सा उनको याद आ रहा है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ बहुत खुश थी, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सारा घर सर पर उठा लिया यानी वैसे जताती जैसे सारा काम वो खुद ही कर रही है। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, फिर क्या कहती,
बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी ऐसा कोई पारिवारिक उत्सव या जिसमें इष्ट मित्रों संबंधियों आदि की उपस्थिति हो, यानी शादी का घर था। तो उनको बोलती कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। यानी यहाँ इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि पूरी जिम्मेदारी दादी माँ ने अपने ऊपर ले रखी थी। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अगर वो नहीं होती तो उस जगह विलंब यानी देर का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार यानी मेन दरवाजे, यहाँ बरामदे के पास ही किसी पर बिगड़ रही थी यानी किसी को डांट रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। रामी की चाची, ये देखो वो खड़ी है। दादी माँ बोल रही हैं, सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के साथ सूद के आज दे दे। कि धन्नो, जो मैंने पैसे दिए थे, रुपए दिए थे, वो सूद के आज दे दे, यानी उनके ब्याज आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो इस तरह से दादी माँ रामी की चाची पर नाराज हो रही है। उसको बोल रही है कि जो मेरे पैसे हैं वो ब्याज के साथ दे दे। तेरे को तो शर्म आ नहीं रही, मांगते समय यानी पैसे लेते समय तो तू कितनी सॉफ्ट होकर बोल रही थी, गिड़गिड़ा कर सबसे पैसे मांगने गई थी, किसी ने भी तेरे को एक पैसा नहीं दिया। और अब वो कह रही है कि फसल कटने पर दूंगी, तो अभी बोल रही है कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ उसको बता रही है कि मुझे जल्दी से मेरे पैसे चाहिए। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी उसका उद्धार कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा। तो वो रामी की चाची दादी से रिक्वेस्ट कर रही है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। ये बात किसने कहा, जाने दो दादी, लेखक ने। कि लेखक को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए बोला। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ बोल रही है, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को यानी इस घटना को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, विहल होकर यानी अभिभूत होकर, वो दादी पर उसको बहुत प्यार आ रहा था, दादी के लिए खुश हो गई थी। बोली, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उरिन हो गई यानी यहाँ पर उऋण हो गई, यानी मैं ऋण से मुक्त हो गई। उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। उऋण मुक्त हो गई यानी जो पैसे दादी रामी की चाची से मांग रही थी, रामी की चाची को दिए थे पहले, उन सब रुपयों को दादी ने माफ कर दिया, छोड़ दिया, यानी वो ऋण माफ कर दिया। जो उसने उधार जो पैसे लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऋण लेना। तो उसको दादी ने माफ कर दिया, वो छोड़ दिए, और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर भी कहा कि ले धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी ही मेरी बेटी। तो बेटी के लिए क्यों दिए, क्योंकि बिटिया की शादी थी, धन्नो की चाची की बेटी की। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, यानी 10-5 रुपए के लिए सबके सामने हमारी बात ना आए, हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। देवता यहाँ किसको बोला है, दादी माँ को। रामी की चाची दादी माँ को देवता बता रही है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक को ये तर्क
बड़ा अजीब लगा तो उस पर हंसता हुआ आगे बढ़ गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय यानी नाटक भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। विवाह से लेकर पुत्र पैदा हो तब तक के सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। वो एक नाटक करती हैं जिसमें सब हंस बोल लेती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई यानी मामा का बेटा राघव दालान में सो रहा था, बरामदे में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए वो भी वहीं रह गया। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी उसका विरोध किया कि ये आएगा तो हम अभिनय नहीं कर पाएंगी। तब दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, यानी लड़कों से क्या छुपाना। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ ने उनका पक्ष लिया। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बाकी औरतों को नहीं बताया, और दादी माँ ने लेखक को वहीं चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। क्यों हंसी आ रही थी? उनका जो नाटक कर रही थी लेडीज, उनको देखकर लेखक को हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया, यानी पोल खुल गई। लेखक को हंसी आ गई उनकी बातों पर। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है, यानी लड़के को क्यों डांट मार रही है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। अभयदान यानी भय से रक्षा का वचन देना या शरण देना। तो यहाँ आकर एकदम सुरक्षित हो गया ना कि अभी दादी माँ बचा लेगी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। लेखक को आज दादी माँ की याद क्यों आ रही है? क्योंकि वो अपनी सारी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्र यानी तूफान। परिस्थितियों का जो तूफान होता है वो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। जैसे सूखे पत्ते को हवा किसी भी तरह से नचा सकती है, उसी तरह कई बार परिस्थितियां भी हमारे जीवन को बदल डालती हैं। वो अपने हिसाब से चलाती हैं। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। दादाजी ने उनको कैसे धोखा दिया? वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी दादाजी दादी को क्या बोलते थे कि पहले तू स्वर्ग में जाएगी, यानी पहले तू मरेगी, उसके बाद मैं जाऊंगा। लेकिन अभी तो दादाजी खुद पहले चले गए, इसीलिए दादी बोलती है कि दादाजी ने भी उनको धोखा दिया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम की तरह बढ़ने वाले, जो बहुत जल्दी बढ़ता है, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। ये एक मुहावरा है यहाँ पर, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या अर्थ होता है इसका? मित्रता का ढोंग कर हानि पहुंचाना, यानी ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। ऊपर से तो दोस्ती दिखाते हैं और अंदर नीचे हानि पहुंचाते हैं। तो उनकी वजह से स्थिति थोड़ी और डावाडोल यानी बहुत खराब हो गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, यानी जो संपत्ति उन्होंने खर्च करी थी दादाजी के श्राद्ध में, वह घर की तो थी नहीं, तो वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर दी थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। उस समय क्या होता है, ठंडी होती है, ठंडी का मौसम था। कड़ाके का जाड़ा, ठंड को क्या बोलते हैं? जाड़ा। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा
और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी बहुत तेज शीतलहर चल रही थी जिससे हड्डियां भी कांप रही हों, हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गिल्ली गिली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, यानी दादी माँ को इतना उदास या रोते हुए कभी नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। मन मारे यानी लेखक का मन नहीं कर रहा था, फिर भी वहाँ बैठे रहे। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक ने पूछा, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी माँ क्यों उदास थी, किस वजह से उदास थी, वो सब छुपा गई और उसको पूछ रही है कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया ना, चल खाना देती हूँ। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा, क्योंकि उनकी धोती गीली थी। तो धोती तो बदल लो दादी माँ, साड़ी दूसरी पहन लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, यानी दूसरा और रास्ता ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। क्यों हुए वो? रोने रोने से क्यों हुए? क्योंकि जो पैसे उनसे लोगों ने लिए थे वो वापस नहीं दे रहे थे, और उनके पास उन्होंने जरूरत से ज़्यादा श्राद्ध में खर्चा कर दिया। तो अभी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए चिंता में थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। दादी माँ से भरोसा दिला रही है कि अभी मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यानी इसको कंगन को संभाल कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, यानी पुराने लोगों को भविष्य और भूत दोनों का थोड़ा आइडिया हो जाता था कि आगे फ्यूचर में कभी कोई समस्या आएगी तो ऐसी चीजें काम में ले लेंगे। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी मुझे साक्षात देवी जैसी लगी उस वक्त। धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी इतनी देर तक लेखक अपनी दादी माँ की याद में खोए हुए थे। उनके साथ बिताए हुए समय को वो उनमें से कुछ अच्छे जो प्रसंग थे उनको याद कर रहे थे। जब वो वर्तमान में लौटे तो उनके सामने वो धुंधली छाया गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया, यानी सूरज दिन काफी चढ़ाया, यानी 12-1 बजे के करीब टाइम हो गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, यानी घिनौनी जिनको देखकर घिन आए, से गंदी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि लेखक के पास जो किशन भैया का पत्र आया उसमें लिखा हुआ था कि दादी माँ अब नहीं रही। तो लेखक को जब पुरानी बातें दादी के साथ बिताए समय को याद कर रहे हैं तो उनको अपनी आंखों पर ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि दादी माँ क्या सच में नहीं रही। तो इस तरह से थी ना मजेदार कहानी, जिसको डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने लिखा। अब इसके भाग 2 में इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।